हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो आप सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर प्लान फॉर नीट 2025 के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें कि कौन कौन से की पॉइंट शामिल होंगे। इसलिए कि मैं आपको एज लिमिट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा और सिलेबस के बारे में एवं मार्किंग स्कीम के बारे में आपको प्रॉपर प्लान बताऊंगा और आपको कैसे अप्रोचेस आपको करनी है, कौन कौन से टिप्स को फॉलो करके अपना स्कोर आप बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर चार्ट के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये वीडियो आप वॉच करने के बाद आपको आपके नीड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिस्टमेटिक प्लान मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपने अरेंजमेंट्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जो आपके रिसोर्सेस है उनको भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको नीट कट ऑफ के बारे में डिस्कस करा था, इसके बाद मैंने आपको सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि आपको कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू मैंने आपको बताया है, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं या कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हैं या फिर अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप एक बार वो वीडियो हमारे जरूर देखें। बहुत यूजफुल वीडियो है वो आपके लिए, आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपका प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए, प्रॉपर अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एज लिमिट की। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नीट एग्जाम की कोई भी स्टूडेंट्स अपर एज लिमिट नहीं होती है। अपर एज की बात कर रहा हूं मैं, अभी आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन दूंगा कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन जो मिनिमम एज लिमिट है वो स्टूडेंट कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब जब आप कम से कम 17 साल के हैं तब आप एग्जाम दे सकते हैं। अपर एज लिमिट तो इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 100 साल के हो, चाहे 200 साल के हो, तब भी आप आराम से नीट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो मिनिमम एज है वो स्टूडेंट 17 ईयर्स से होनी चाहिए और आप पैदा होने चाहिए बॉर्न ऑन बिफोर 31/12/2008 में। मतलब एक बार आप फिर से सुन लीजिए, अगर आप 2008 या फिर उससे पहले बॉर्न है तो आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, तो मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के दिखा देता हूं। अगर आप 2008 या फिर उससे पहले बॉर्न है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, और जो 2026 में अगर आप आते हैं, अगर आप एग्जाम देंगे तो आपके कम से कम यहाँ पर 2009 या फिर उससे पहले आप बॉर्न होने चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, आप समझ गए। मैंने आपको एज लिमिट बता दिया है। अब हम शुरू बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिट की। जैसा कि आप भी बहुत अच्छे से इस पे वाकिफ है कि जो नीट एग्जाम होता है वो साल में एक ही बार होता है और इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ भी नहीं है। मतलब आप जितने एक साल में आप एक बार एग्जाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट आप मतलब 4 बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं, 10 बार दे सकते हैं, जितनी बार आप चाहे दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बात करते हैं, ये स्टूडेंट 2024 चल रहा है तो 2022 से लेकर 2024 तक 18 से लेकर 24 मतलब 18 से 24 लाख तक पहुंच चुके हैं। तो मतलब 2 साल में स्टूडेंट 6 लाख स्टूडेंट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो अभी तक कोई इसमें एज लिमिट इसमें नहीं आई हुई है। तो अगर अब मैंने आपको बताया था ये दिन स्टूडेंट दूर नहीं है कि 35-40 लाख भी नीट का एग्जाम स्टूडेंट देंगे, और इस बार आप देख लीजिएगा कम से कम 30-32 लाख तो इस बार आराम से नीट का एग्जाम देंगे। ये बात गारंटी है हमारी, ठीक। तो इसमें कोई लिमिट कितनी भी बार आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं अपियर क्राइटेरिया की। अगर आप 12th अपियर हैं, 12th में हैं आप, तो आप आराम से नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप 12th पास आउट है तो भी आप नीट का एग्जाम इजीली दे सकते हैं। एलिजिबल है आप पूरी तरह से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से मैंने देखिए पूरा अपियर क्राइटेरिया लिख दिया, 12th अपियर फिर बोर्ड फिर पास आउट, आप एलिजिबल हो जाएंगे नीट के लिए। बाकी जो आपकी एज लिमिट थी वो मैंने आपको बता दी है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मिनिमम जो है वो 17 ईयर्स है। बाकी बॉर्न ऑन बिफोर का मैंने आपको पूरा डिस्कशन आपको करके बता दिया है। अब बात आती है मेरे भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम आपको बता दें, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश, या आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपके पास अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप नीट का एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। अब बात आती है स्टूडेंट्स की आपके 12th में, चाहे आप जनरल हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे आप पीडब्ल्यूडी में अगर आप बिलोंग करते हो, तो जनरल के हिसाब से आपकी 50 ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए। आपको ऑलरेडी वो परसेंटेज निकालना आता है, तो कम से कम आपकी 50% जनरल कैटेगरी से होनी चाहिए। रिजल्ट में अगर हम बात करें तो 40%, और अगर पीडब्ल्यूडी में बात करें तो 45%। ये मैं ओवरऑल परसेंटेज बता रहा हूं, मतलब ग्रेड्स वगैरह सब कुछ मिला के मैं इस पे बात कर रहा हूं कि अगर आपके फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स है, केमिस्ट्री में ज्यादा है, अगर एक सब्जेक्ट में कम है, लेकिन ओवरऑल आपके जनरल कैटेगरी से 50% आपके आ रहे हैं, या फिर रिजल्ट से आपके 40% आ रहे हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी से अगर आपके 45% अगर आ रहे हैं। ये अदर कैटेगरीज को मैंने सब कुछ बता दिया, जनरल, रिजर्व और पीडब्ल्यूडी, ताकि आपको कोई सा भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने ओवरऑल परसेंटेज सब लिख दिया, सब एरो से आपको पूरे चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे कोई भी आपको परेशानी ना हो। अब एक कंसेप्ट स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, मतलब 12th
तो आप देख लीजिए आपके पास पीसीएम प्लस आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास बायो है, एडिशनल सब्जेक्ट मैंने लिख रखा है, तो आप नीट एग्जाम 2025 के एलिजिबल। ये ओपन यूनिवर्सिटी के लिए है, बाकी जो आप प्रॉपर अपनी स्कूलिंग रेगुलर कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने बता दिया है। और जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी में है तो आपके पास एडिशनली आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, जिससे कि आप नीट का एग्जाम आराम से दे सकते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है सिलेबस की, तो अभी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस स्टूडेंट एनटीए के द्वारा नहीं, क्योंकि एनटीए जो है लगभग अक्टूबर के आसपास आपका ये प्रॉपर क्राइटेरिया मतलब रिलीज करता है, तब तक आप देख लेते हैं कि आपकी आधे से ज्यादा प्रिपरेशन हो चुकी होती है, आपके आधे से ज्यादा आपके टॉपिक्स कवर हो गए होते हैं। लेकिन आपसे स्टूडेंट मैं निवेदन करता हूं, ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात अगर आप हमारी सुन ले तो आपके नीट पे बहुत अच्छा स्कोर होगा। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक्स है, न्यू जो आपकी नई आई है, जो आपके 11th-12 में जो न्यू एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है वो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए मैंने अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूं। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक्स है उसकी आप लाइन बाय लाइन पढ़ें। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज एनसीईआरटी बुक्स के अलावा आप अदर बुक्स ना प्रेफर करें। अगर हाँ आपको एनसीईआरटी में से कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर आपको थोड़ी डेरिवेशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, थोड़ा कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको अपनी एक बुक्स को फॉलो करना है, एनसीईआरटी बुक्स को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। आप देख लीजिएगा तो 2025 का जो प्रॉपर पेपर आएगा नीट का, वो भी प्रॉपर पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड जाएगा। आप उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ें, आप उसी से ही आपके बहुत अच्छा स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की स्टूडेंट्स एक ऐसी किताब होती है जिसमें कि डाइवर्जन नहीं होते हैं, आप इजीली आराम से उसको पढ़ सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आपसे मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि प्लीज आप एनसीईआरटी बुक्स के अलावा अदर बुक्स को प्रेफर ना करें। अब स्टूडेंट बात आती है आपके पेपर पैटर्न में, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसका भी प्रॉपर चार्ट आपको बना के दिखाया है, जिसमें कि आपको सबसे पहले मैं एक डाउट आपका दूर कर देता हूं कि इसमें सबसे पहले तो सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब अब एमसीक्यू में यहां पे लिखता इसलिए मैं सबसे पहले एमसीक्यू मैंने पूरा लिख के दिखा दिया, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं कि ये जो पूरा पेपर है ये आपका क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में आपके दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी के, जिसमें जो आपका सेक्शन ए होगा 35 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो इसमें आप 30 भी कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल आप इसमें 35 के 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप ऑल अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके ये 15 क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 अटेम्प्ट करने हैं, 10 के अलावा आपको इसमें अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल सब पूरा सेम इसमें क्राइटेरिया, इसमें आप देख लीजिए केमिस्ट्री का भी बिल्कुल सेम रहेगा। दो सेक्शन होंगे, 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। 35 में से आप 35 के 35 कर सकते हैं, लेकिन 15 में से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। इट मींस दैट कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इसमें 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो आप देख लीजिए आपके 140 बन गए, और ये अगर आपके 10 बचेंगे तो 10 4 जा 40। सिमिलरली आप बायोलॉजी अगर आप बॉटनी में देख लेते तो आपके दो सेक्शन, एक में 35 है, एक में 15। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। 35 में आप 35 कर सकते हैं, और आप इसमें कितने कर सकते हैं, इसमें से आप 10 कर सकते हैं, आपको कोई से भी इसमें 5 आपको छोड़ने होंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका जूलॉजी में भी मैंने आपको बिल्कुल ऐसे बता दिया है, सारे जो आपके टाइप है वो कौन से होंगे, एमसीक्यू होंगे। अब स्टूडेंट हम लास्ट पॉइंट पे अपने आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम में स्टूडेंट क्या है कि अगर आप अपने आंसर का करेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप अपने आंसर का करेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको स्टूडेंट 4 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका होता है 4 नंबर का, और इसमें आपके 180 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। इसमें अगर हम आपकी बात करते हैं तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट्स कितने आएंगे, 180 क्वेश्चंस आपके टोटल आपको करने होंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो एक आपके मतलब कितना हो जाएगा, 18 चौक 720, 18 4 72, तो 720। वैसे आपके टोटल 200 होते हैं, तो इसमें से आप हटा दीजिए 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, तो 20 आपके हट जाएंगे। तो आपको कितने करने होंगे, 180। अब स्टूडेंट्स आप ये देख लेंगे कि 180 इंटू 4, तो ये आपके 720 मार्क्स का हो गया। आई होप आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें से आपके 5 स्टूडेंट डिडक्ट हो जाते हैं, इसमें से 5 डिडक्ट, इसमें से 5, इसमें से 5, तो 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं। आपको कितने करने होते हैं, आपको करने होते हैं 180। तो इस हिसाब से आपका अगर करेक्ट रिस्पॉन्स होगा तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपका जैसे कि आपने कोई आंसर सही किया है और फिर आपने मान लीजिए गलत कर दिया है आंसर, तो आपको उसमें से -1 आपके कट जाएंगे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सही होंगे तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको -1 हो जाएगा। तो जो आपके सही होते रहे, जो आपके गलत होते रहे, उसमें से आप -1 करके करते रहे, तो आपका पूरा आपका स्कोर ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपको आंसर छोड़ देते हैं या फिर अनआंसर्ड करते हैं, तो उसका आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपको उसका कोई भी आपका इवैल्यूएशन उसका नहीं होगा, वो ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो अनआंसर्ड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ करेक्ट रिस्पॉन्स में आपको 4 मार्क्स, इनकरेक्ट में आपको -1, बाकी
मैंने आपको सभी कुछ इसमें बता दिया है और बहुत शुद्ध शब्दों में मैंने आपको बताया है। आप चाहे एडवांस नॉलेज रखते हो, चाहे आप मीडियम नॉलेज रखते हो, तो आप मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सब कुछ मैंने लिख के दिखा दिया है। आप चाहें तो पूरा आप इस पूरे बोर्ड का मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। मैंने आपको बिल्कुल पूरा एज लिमिट भी, उसके बाद मैंने आपको पूरा अटेम्प्ट लिमिट, फिर आपको अपर क्राइटेरिया, फिर मार्किंग स्कीम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ओपन यूनिवर्सिटी, फॉर सिलेबस, न्यू एनसीईआरटी बुक्स आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। फिर आपको पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए, सेक्शन ए में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली मैंने केमिस्ट्री में भी जिक्र किया है, सिमिलरली बॉटनी में भी, सिमिलरली बेटा जियोलॉजी में भी आपको मैंने सब कुछ बताया है। बाकी प्रॉपर प्लान फॉर नीट में मैंने आपको सब कुछ इसमें ओवरऑल डिस्कस कर दिया, बाकायदा प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया है। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं या जितने आपके पास वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उनका आप अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। डाइवर्जन से बचें, और डाइवर्जन से बचने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप में एक सेल्फ बिलीफ रखें, और दूसरी बात तो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो आप स्टूडेंट बहुत कुछ सीखेंगे, और जो बात आप जितनी जल्दी आप टू रियलिटी में ले आए उतना जल्दी आप इससे सीख जाएंगे। बाकी कट ऑफ के बारे में, और एक बार आप अगर स्टूडेंट ड्रॉप ले रहे हैं, अगर कंप्लीटली हो या पार्शियली हो तो आप हमारी वो वीडियो जरूर देखें। उन दोनों वीडियोस का लिंक बहुत हेल्पफुल वीडियोस है, आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा मानना है ये। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अदर स्टूडेंट्स के सामने शेयर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। खुश रहो बेटा, मस्त रहो, हमेशा मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच।